रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर लोग अपना 40, 45, 50 साल के बाद सोचना शुरू करते हैं। पर हकीकत में हमें रिटायरमेंट प्लानिंग कब से शुरू करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? और ख़ास तौर पर जो हमारा जेन ज़ी जनरेशन आया है, वो तो सोचता है कि शायद उसको रिटायरमेंट प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो चाहता है कि वो 40-45 साल में अपना सब काम बंद कर दे। पर उसके लिए जो फ्यूचर प्लानिंग है, क्या वो करता है, क्या नहीं करता है? आज हमारे साथ हैं ग्रेटर नोएडा के इकलौते सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मिस्टर प्रकाश चंद्रा जी। हम इनसे बात करेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक शख्स को कब से शुरू करनी चाहिए और क्यों शुरू करनी चाहिए। सर, आपका इंडिया हार्ट्स में बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहली चीज़, रिटायरमेंट प्लानिंग एक शख्स को कब से शुरू करनी चाहिए और क्यों शुरू करनी चाहिए? देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम ये तो देखते हैं कि रिटायरमेंट सोचते हैं कि बहुत बाद में, अभी तो 60 के बाद रिटायरमेंट होना है, तो अभी क्यों सोचना है। जबकि रिटायरमेंट प्लानिंग बिल्कुल जिस दिन से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो रही है, जॉब स्टार्ट हो रही है या आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिस दिन से आपके जेब में पैसा आने लगा, उस दिन से शुरू कर देना चाहिए। चाहे वो थोड़े से करें, जितना कैपेसिटी है आपके, एक्स्ट्रा अमाउंट आप बचा पा रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं, तो आपको एक एक्सपेंस मान के उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और एवरी ईयर आपकी जब अर्निंग्स बढ़े तो उसको इंक्रीज करना चाहिए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर अर्निंग्स स्टार्ट कर देना चाहिए। सर, इसके लिए कोई फॉर्मूला होता है, शायद 40-40-20, जो आपकी टोटल अर्निंग है उसका कितना आपको फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए, ऐसा कुछ है सर? देखिए, फॉर्मूले तो बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने अभी ये आपको बताना चाहूँगा कि ये सोचना है कि आप जो फॉर्मूले हैं एक जनरल थंब रूल बताते हैं, लेकिन हर आदमी को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ये भी देखना है कि वो कब कर रहे हैं, उसके हिसाब से बदल जाती चीजें। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जिस दिन आपको पता चले कि मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करना है और मैं इसको मिस कर दिया हूं, उस दिन से उसके बारे में जो भी ड्यू डिलिजेंस है, जो भी वर्कआउट है, या आपका कोई फाइनेंशियल प्लानर है उससे मिलना चाहिए, या खुद आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करते हैं तो खुद समझिए, या आप सब समझने के बाद आप किसी भी, जो भी आपका कोई फंड एडवाइजर है, फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, या कोई आपको एफडी लेनी है, जो भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, उससे मिल करके आप उसको तुरंत प्रोसेस स्टार्ट करें, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें। मैं ये और कहना चाहूंगा, रिटायरमेंट प्लानिंग में एक चीज लोग ज्यादातर भूल जाते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे रिटायर होने के बाद एक कॉर्पस चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो 1 करोड़ रुपया उस आज आप सोच रहे हो, अगर आपकी एज 30 साल है या 40 साल की एज है और आपको 60 साल के पर आपको 1 करोड़ की आज प्लानिंग कर रहे हो, आपने उसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंसीडर करना भूल गए, जो कि सबसे जरूरी चीज है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हर इन्वेस्टर, हर इंसान के अपने लाइफ में अवेलेबल है। वो अपने बचपन में जाकर के सोच सकता है कि जब स्कूल जाते समय या मार्केट जाते समय वो अपने जेब में 10 रुपए लेके जाता था तो क्या क्या लेके आता था, और आज 10 रुपए लेके जाता है तो क्या मिलता है। यानी ये इन्फ्लेशन का ही इम्पैक्ट है। यानी इन्फ्लेशन आपके जो परचेजिंग पावर को, रुपए की परचेजिंग पावर को कम करता है। तो आपको इन्फ्लेशन को कंसीडर करके अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के कॉर्पस को इकट्ठा करना चाहिए, जिससे कि आप स्मूथली अपने रिटायरमेंट फेज को, जिसको फाइनेंस में डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोला जाता है, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग में जो पैसा है वो इन्वेस्ट करें तो उन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सके। बिल्कुल सही आपने कहा। इन्फ्लेशन को बीट करना इतना जरूरी है कि आप इन्फ्लेशन को सिर्फ बैलेंस करके चलेंगे तो आपने फिर पैसे जोड़े हैं बस। आपने सपोज 6% का इन्फ्लेशन है और आपने किसी ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर दिया पूरी रिटायरमेंट कॉर्पस को, जो कि 6% का एसेट क्लास में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपने अपने पैसे बस बचा के रखे हैं, क्योंकि 6% तो महंगाई बढ़ गई और 6% इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका पैसा बस उतना बचाया है, आपने कोई ग्रोथ नहीं अचीव किया है। तो ग्रोथ अचीव करने के लिए आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए करना पड़ेगा, और आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग में भी एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है करना, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप एक लंबा टाइम है। आप अगर 30 साल का कोई बंदा है या कोई 40 साल का बंदा है, 30 साल वाले के लिए अगले 30 साल अवेलेबल है, अगर 60 की रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट इज सब्जेक्ट टू योर चॉइस।
रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि 60 पे रिटायरमेंट होना है। एज पर गवर्नमेंट तो 60 का एज है, लेकिन ये तो मतलब प्राइवेट जॉब में या आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप अपने मर्जी से सोच सकते हैं कि मुझे 50 साल पे रिटायर होना है या 45 पे होना है या 60 पे होना है। तो आप उसके हिसाब से अपने कैलकुलेशन को कर सकते हैं, जिससे कि उतना एक्युमुलेशन आप उस समय कर सकें। आपने कहा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम जो पैसा सेव कर रहे हैं, हमने उसको उन इंस्ट्रूमेंट में सेव इन्वेस्ट करना है, जहाँ जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। अब वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इन्फ्लेशन को बीट करने वाले हैं सर? देखिए, रिटायरमेंट कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है। तो रिटायरमेंट कॉर्पस का एक्युमुलेशन सबसे सिंपल और आसान तरीका है एसआईपी। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान थ्रू द म्यूचुअल फंड। उसके थ्रू आप अपने रेगुलर मंथली इनकम का कुछ एक सर्टेन पार्ट आपको इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपकी जो अर्निंग फेज का लाइफ है वो भी चलता रहे और रिटायरमेंट की प्लानिंग आज से होती रहे। तो रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना है। सपोज आज आपने 20,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। 20,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट आपको अगले 20 सालों में वो अच्छा खासा वैल्यू दे देगा। मान लीजिए कि लगभग 2 करोड़ के आसपास बन जाएगा। 2 करोड़ के आसपास अगर आपको 20,000 की एसआईपी दे रही है 20 सालों में, तो आपकी एज अगर 30 की है, तो आपके पास अगर 60 में रिटायर होना चाहते हो, 30 साल बचा हुआ है, तो आपको और भी ज़्यादा है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में आपको कंसीडर ये करना है कि आज हमें अगर 20,000 रुपए महीने की एसआईपी से मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस का आपने कैलकुलेशन किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि इतना पैसा मेरे पास 20,000 की एसआईपी नहीं हो सकती है, इतना खर्चा है मेरे पास कि एक्सपेंसेस में से इतनी बचत नहीं हो रही है। तो जितना बचत हो रहा है, उतना करें। और एसआईपी में एक सबसे अच्छा एक टूल है, अवेलेबल है आजकल, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, या आप टेक्नोलॉजी को भी नहीं यूज़ करते हैं, तो आप ईयर ऑन ईयर आप अपने एसआईपी को इंक्रीज़ कर सकते ऐड ऑन करते हैं। जाएँ। ऐड ऑन करिए, इसको टॉप अप एसआईपी भी बोलते हैं और स्टेप अप एसआईपी भी बोलते हैं। तो आप अपने एसआईपी को हर साल, अर्निंग्स तो बढ़ेगी क्योंकि महँगाई बढ़ रही है, तो जो आपकी सैलरी भी बढ़ती होगी, आपकी अर्निंग्स भी बढ़ती होंगी, उसका पार्ट भी आपको सिर्फ़ खर्चे नहीं बढ़ाना है, अपने इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा-सा बढ़ोतरी करनी है, जिससे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो कॉर्पस है रिटायरमेंट के लिए, वो आप समय से एक्युमुलेट कर सकें। एक और चीज़ कहते हैं कि जितनी कम उम्र में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, सेविंग करके इन्वेस्टमेंट शुरू जी। कर दिया, उतना आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़ायदा है। एक मैं कहीं किसी एएमसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगर आपने 20 साल की उम्र में शुरू कर दिया और अगर आप 5,000 रुपए लगा रहे हैं और अगर आप 35 साल की उम्र में शुरू कर दिया, तो आपको 5,000 की जगह शायद 20,000 रुपए या 25,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। तब भी शायद आप उस टारगेट को मीट ना कर पाएँ। तो अर्ली इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या है? और क्या कुछ ऐसे फिगर आपके पास हैं तो? देखिए, मैं आपको बताऊँ, अर्ली इन्वेस्टमेंट का ही सबसे बड़ा फ़ायदा है कंपाउंड इंटरेस्ट। नॉर्मली इसको कंपाउंडिंग बोला जाता है। कंपाउंडिंग इज़ द एट्थ वंडर, ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज़ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये एक आपको अपने इन्वेस्टमेंट लाइफ में एक मिरेकल की तरह यूज़ होता है। लेकिन कंपाउंडिंग में उसके फ़ॉर्मूले में एक टाइम का फैक्टर आता है और उसमें इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी फैक्टर आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही है, बस टाइम का फैक्टर उसमें देखिएगा पावर में आता है। वो टाइम का फैक्टर को नॉर्मली लोग इग्नोर करते हैं, सिर्फ़ ये सोचते हैं कि 5% के रिटर्न में क्या होगा, 10% रिटर्न में क्या होगा। लेकिन आपका वो 10%, 12% का रिटर्न अगर आपने उस टाइम को दिया है, तो वो आपको बहुत बड़ा एक फिगर अमाउंट देगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक 30 साल का बंदा है, उसने अपना इन्वेस्टमेंट 10,000 की एसआईपी से शुरू किया। एक एक्सपेक्टेड हमने फिगर लेके चल रहे हैं 12% का सीएजीआर, यानी एनुअल ग्रोथ रेट कंपाउंडिंग 12% का चल रहा है। तो 12% का सीएजीआर से वो उसको अगले, अगर उसकी रिटायरमेंट एज 60 पे रिटायर होना चाहता है, तो उसके पास 30 साल का स्पैम है। 30 साल में वो 10,000 की एसआईपी उसको 3 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करके देगी। अगर उसने अपना एसआईपी 10 साल डिले कर दिया, उसने वो 40 की एज पर उसने सोचा कि मुझे रिटायरमेंट के लिए मुझे कुछ कॉर्पस इकट्ठा करना है। ठीक। तो वो 10,000 की अगर एसआईपी करेगा, तो उसके पास अब 20 साल बचे हुए हैं। तो उस 20 साल में वो 10,000 की एसआईपी सिर्फ़ 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होगी। यानी ओह! कितना डिफरेंस आ गया आपको? 2 करोड़ का 10 साल का डिले जो है 2 करोड़ का नुकसान दे दिया। या ये कहें कि
अगर 30 साल का शख्स इन्वेस्टमेंट करेगा एसआईपी तो 10,000 की करनी पड़ेगी, अगर 40 साल के बंदे को करना पड़ेगा तो उसको 30,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। मतलब 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको उसी चीज के लिए, उतना ही कॉर्पस रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा करने के लिए। जी। सर, आजकल की जो जेनजी जनरेशन है, जो नई जो जनरेशन बिल्कुल। आई है, उनका एक सबसे बड़ा डायलॉग मुझे सुनने को मिलता है, हमारे पास पैसे हैं ही कहाँ? हमारे पास, हम जब थोड़ा सैलरी बढ़ जाएगा तब हम इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये जो सिंड्रोम है, ये और ये एक का प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर सबका है। उससे कैसे बीट किया जाए, एक इन्वेस्टमेंट की हैबिट को कैसे डेवलप किया जाए, और ये जो लोग कह रहे हैं कि आज तो मेरे पास पैसा नहीं है, कल से हम इन्वेस्ट करना शुरू करते होंगे, और शायद वो कल आता ही नहीं है, और जब आता है तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है। इस सिंड्रोम से कैसे सेफ अपने आप को बचाया जा सके? देखिए, इसका एक ही इलाज है कि उनको किसी भी तरह से उनको एक इन्वेस्टमेंट की एक हैबिट बना दें, चाहे वो छोटे अमाउंट से बनाएँ। तब उसको अहमियत की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि इन्वेस्टमेंट से आपने कहा कि जेन ज़ी को ये नहीं लग रहा है, लेकिन वही जेन ज़ी जब 5 साल 10 साल अपना अर्निंग फेज़ निकालते हैं और जब उनको कोई बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट आती है, तो उनके पास कुछ नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, वो लोन लेना स्टार्ट करते हैं। लोन एक लायबिलिटी है, आपको पैसे तो मिल गए, अब वो लोन आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि लोन की रिक्वायरमेंट आपको किस तरह की है। क्या आप अपने शौक को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं? अपने हॉबी को पूरा करने के लिए ले रहे हैं? तो लोन नहीं लेना चाहिए। आप अपने हॉबी को पूरा करना है तो आपकी हॉबी आज से डिसाइड करिए और उसका कैलकुलेशन करिए कि जो आप ईएमआई दे रहे हैं, वो ईएमआई अगर आप आज से प्लान करके चलें तो शायद कुछ सालों में आपको एक कॉर्पस इकट्ठा होगा जिससे कि आप एक अच्छा अमाउंट निकाल सकते हैं। अपनी एक हॉबी को पूरा कर सके। जी, बहुत सारे आपको ये देखने को मिलेंगे कि सोशल मीडिया पर बहुत एडवर्टाइज़मेंट बहुत ईज़ी हो गया है कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और सोशल मीडिया में आप ये देखेंगे कि फ्रेंड्स को एक-दूसरे को देख कर के एक-दूसरे की हॉबी जगती है। आप अपना पॉकेट नहीं देखते हो लेकिन उस हॉबी को पूरा करने के लिए आप लोड ले लेते हो। तो इससे बचना चाहिए, अपने को अपनी ज़रूरत को पहचानना चाहिए कि मेरी ज़रूरत क्या है। एक बार इनको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की हैबिट लगानी ज़रूरी है, इनको ये समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर तो ये भी देखते हैं, आपके वीडियोज़ भी देखेंगे, लेकिन इनको जिस दिन ये एक छोटा-सा इनको एक हर्डल आएगा लाइफ़ में, उस दिन ये जेन ज़ी स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हैं, वो करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब एक ठोकर लगता है। आपको एक फिगर बताना चाहूँगा मैं। आपके पास सपोज़ किसी को रिक्वायरमेंट है हाउसिंग लोन लेना है, घर खरीदना है, तो हाउसिंग लोन के लिए आपको 2 चीज़ें हैं, या तो आपके पास पैसा इकट्ठा कर रखा है आपने, तो ले लीजिए, या आप बैंक से लोन लीजिए। तो एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ कि आपको हाउसिंग लोन हुआ या किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट आती है या कोई भी आपने कोई गोल प्लान कर रखा है, वो गोल कुछ भी हो सकता है, घर हो सकता है, आपकी बड़ी गाड़ी हो सकती है, आपको कहीं वर्ल्ड टूर पे निकलना है, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए आप प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ महँगी होनी है। आज जो एजुकेशन 10 का है, वो 20 साल बाद आपको हो सकता है कि 40 का मिले। वो मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाएगा। तो एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि किसी बंदे ने 30 लाख का लोन लिया आज, 30 लाख का लोन लेता है, तो अगले 20 सालों के लिए। तो उसकी ईएमआई करीब 8.5% का एवरेज लेते हैं, तो लगभग 25,000 महीने की ईएमआई आती है। 25,000 महीने की ईएमआई वो कब तक डालेंगे? 20 साल तक। तो लगभग उनको अपने 30 लाख के से डबल से भी ज़्यादा 60 लाख से भी ऊपर उनको उन्होंने लेंडर को, यानी चाहे बैंक हो या कोई एनबीएफसी हो, उसको पे करना होता है। अगर वो 25,000 की एसआईपी कर देते हैं, उन्होंने 20 साल तक उस 25,000 का 2.5 करोड़ के आसपास हो गया। 2.5 करोड़ के आसपास का लगभग एवरेज उसके पास ऑन एन एवरेज 2.5 करोड़, उससे थोड़ा प्लस ही आएगा। 2.5 करोड़ के आसपास 12% की सीएजीआर से अगर एसआईपी करते हैं, तो 2.5 करोड़ का वैल्यू बनेगा। तो एक कॉर्पस ने आपको क्या दिया? रिटर्न दिया, और एक दोनों ही आपका मंथली है। आप एक जो 25,000 रुपए एसआईपी में डाल रहे हो, एक 25,000 रुपए बैंक के लोन में डाल रहे हो। लोन को आप पे कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट, और एसआईपी में आप इंटरेस्ट ले रहे हो। तो आपको अगर 30 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो वहाँ तो 25 सालों में आपने 60 लाख दिया और 30 लाख ले लिया था।
आपको 25 साल में, अगले 20 साल में 2.5 करोड़ के आसपास का वैल्यू बन रहा है, तो इसका मतलब कि 30 लाख की रिक्वायरमेंट तो आपको बहुत पहले ही पूरी हो जाती 20 साल से पहले। 25,000 की एसआईपी आपको बहुत पहले पूरा कर देता 30 लाख रुपए। तो आप अगर समय से प्लान करते तो शायद आपको लोन लेने की जरूरत ही ना पड़ती। तो लोन के बदले में आपको ये सोचना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, एक इन्वेस्टमेंट है, और लोन एक लायबिलिटी है। लोन तब तक नहीं लें जब तक कि कोई ऐसा काम नहीं रुका हुआ है, एक बड़ा कॉर्पस रिक्वायरमेंट है जो कि हमें जरूरत है और हमें चाहिए, अगर तो आप लेना अपनी चाहिए। ऐसी एसेट जनरेट कर रहे हैं तब। तब दोस्तों, ये थे हमारे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर साहब। इन्होंने हमें बताया कि आप अपनी ईएमआई हैबिट्स को छोड़ करके एसआईपी की हैबिट को बढ़ाएं, तभी आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है। और रिटायरमेंट प्लानिंग आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है।